सिक्स में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहली खबर खगड़िया से है, जहां अन्नदाता का गुस्सा सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन पर उतरा है। ओलावृष्टि के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ मक्के की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे परेशान किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव कर दिया। पथराव में ट्रेन का ड्राइवर घायल हो गया। किसानों ने पसराहा थाने के मेहद्दीपुर गांव के पास 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक नेशनल हाईवे 31 पर जाम भी लगाया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना बवाल इन किसानों की तरफ से मचाया गया। रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर दिया गया, नेशनल हाईवे को भी किसानों ने बाधित करके जाम लगा दिया। मुआवजे की मांग कर रहे थे। इधर पटना जंक्शन के पास कर बिघैया में आज ऑक्सीजन सिलेंडर में जबरदस्त धमाका हो गया। धमाके में युवक की मौत हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज से धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक पौधा संरक्षण विभाग में सब डिविजनल ऑफिसर हरेंद्र प्रसाद की मां जमुई के अस्पताल में भर्ती हैं। वहां उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी। इसी को लेकर वो निजी वाहन से 2 गैस सिलेंडर लेकर पटना जंक्शन पहुंचे थे। ट्रेन से दोनों सिलेंडर को जमुई ले जाना था। गाड़ी से उतारने के दौरान सिलेंडर फट गया और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोग युवक को तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। और अब अगली खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां टोल प्लाजा पर बेकाबू एसयूवी ने सवारियों से भरी बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते बस सड़क पर पलट गई। गनीमत यह रही कि हताहत कोई नहीं हुआ। यात्रियों को हल्की चोटें जरूर आई हैं। हादसे की यह तस्वीर टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे, देखिए, पलट चुकी है ये बस। एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे तेज रफ्तार से आ रही कार अचानक बस को तेज टक्कर मारती है और बस का बैलेंस बिगड़ता है, बस पलट जाती है। एसयूवी के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। तो एक बार फिर से देखिए कैसे लाल घेरे में गाड़ी आती है। पूरी स्पीड से इसको बस नजर नहीं आती है, या फिर उसको लगता है कि वो तेजी से यहां क्रॉस कर देगा, और फिर अचानक जैसे ही इस गाड़ी की तरफ से, इस एसयूवी की तरफ से बस में टक्कर लगती है, बस एक साइड की तरफ पलट जाती है और आगे का शीशा जो होता है, जहां ड्राइविंग के तरफ जो उसका शीशा होता है, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। एक शख्स भी, यानी ये ड्राइवर भी बाहर निकलता हुआ आप देख सकते हैं, और सवारी भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को कोई बहुत ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन इस घटना में जो एसयूवी थी जिसने टक्कर मारी, वो भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अगली खबर का रुख करते हैं राजस्थान से खबर, जहां सुरक्षा देने के बड़े बड़े वादे करने वाली पुलिस की ऐसी लापरवाही सामने आई जिसने सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। अलवर के बहरोड में बाइक सवार 2 युवक एक युवती को ले जा रहे थे। तभी पीछे से आ रही कार सवार महिला ने इसे अपहरण का मामला समझकर बाइक के पीछे अपनी कार को लगा दिया और फिर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। लेकिन आराम से सो रही पुलिस का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। पुलिस ने मामले को अनसुना कर दिया, लेकिन कार सवार महिला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने युवती को ले जा रहे बाइक सवारों का पीछा किया और उनकी बाइक को रुकवाया, जिसके बाद मौके पर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन बाइक सवारों ने कहा कि युवती बीमारी की वजह से बेहोश है, जिसे वो अपने घर ले जा रहे हैं। जिसके बाद फिर दोनों बाइक सवार युवती को लेकर निकल गए। बाद में पता चला कि दोनों बाइक सवार युवती का शव लेकर जा रहे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस मौके पर पहुंची क्यों नहीं? पुलिस ने क्यों मामले को गंभीरता से नहीं लिया? अगर पुलिस मौके पर पहुंची होती तो पूरे मामले का खुलासा तभी हो जाता कि युवती की मौत के पीछे की क्या कहानी है। युवकों ने ही कहीं युवती की हत्या ना कर दी हो, या फिर युवती का शव ले जाने के आरोपी हों। इस तरह के कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, लेकिन गंभीर सवाल पुलिस की मुस्तैदी को लेकर है कि अगर पुलिस मामले को गंभीरता से ले लेती तो फिर पूरे मामले का खुलासा तभी का तभी हो जाता।
देखिए, ये कुछ तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं और ये वीडियो जो है वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें जरा इत्मीनान से देखने की हैं। आप देखिए, ये एक युवती को बाइक पर ले जा रहे थे। एक महिला कार से गुजरती है। इस महिला को लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। महिला सूझबूझ से काम लेती है, हिम्मत दिखाती है और ये महिला पुलिस को फोन करती है। पुलिस सोई हुई है, पुलिस कुछ नहीं कर रही और पुलिस बस ऐसे ही मामले को जाने देती है। लेकिन उसके बाद जब मामले का खुलासा होता है, जब मामला पता चलता है, युवती ये जो महिला जिसने इस बाइक का पीछा किया वो आगे चलती है और फिर पूछती है इन युवकों से कि आप इस लड़की को इसको कहां लेकर जा रहे हो। तो जो कार सवार महिला है उसको कहा जाता है, उसको बताया जाता है कि ये बेहोश हो गई, हम इसको इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन बाद में यह खुलासा होता है कि इन युवकों ने झूठ बोला है, क्योंकि बाद में पता चलता है कि युवती का शव बाइक पर ले जा रहे थे। अब सवाल पुलिस की कार्यशैली पर है, सवाल पुलिस की सजगता पर है, सवाल पुलिस की कर्मठता पर है। आगे बढ़ेंगे। गया से खबर, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पहले चरण की वोटिंग से महज कुछ ही घंटे पहले सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों की तरफ से प्लांट किए आईईडी बम को डिफ्यूज किया है। नक्सल प्रभावित डुमरिया के छकरबंधा मध्य विद्यालय की तरफ जाने वाली सड़क पर एक पुलिया के नीचे 4 आईईडी बम प्लांट किए गए थे, जिसकी भनक लगते ही बम निरोधक दस्ते ने बमों को ब्लास्ट करके डिफ्यूज कर दिया। इससे पहले मंगलवार को दंतेवाड़ा में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में बीजेपी विधायक समेत 4 जवानों को उड़ा दिया था। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए दोहरी चुनौती है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, अपराधी तत्व से निपटने की और दूसरी ओर नक्सलियों से भी निपटने की एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। कल ही हमने देखा छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा हादसा, कितनी बड़ी दुर्घटना नक्सलियों की तरफ से सामने आई और इसी लिहाज से गया में भी, जो कि कहीं ना कहीं नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका माना जाता है, यहां पर सुरक्षा बलों ने 4 आईईडी बमों को डिफ्यूज कर दिया है। जाहिर तौर पर नक्सलियों को तारीख और समय या यूं है कि जो चुनाव का वक्त था वो पता था। आईईडी बम को डिफ्यूज किया है क्योंकि मालूम रहा होगा नक्सलियों की कि इस इलाके से या इस सड़क से, इस रास्ते से जो चुनाव आयोग की टीम है, सुरक्षा बलों की टीम है या प्रत्याशी और उनके समर्थक हैं वो गुजरेंगे और इस तरह की कोई करतूत को अंजाम देंगे। लेकिन सुरक्षा बल चौकन्ने और उन्होंने इन 4 आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। बात चारा घोटाले की करेंगे, जहां जेल में बंद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके लालू यादव की जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव लोकसभा चुनाव के लिए जमानत मांग रहे हैं। सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चारा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की जमानत का विरोध किया था और कहा था कि स्वास्थ्य की आड़ में लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव के लिए जेल से बाहर आना चाहते हैं। सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। एक बार समझिए, जनता की अदालत जो होती है सबसे बड़ी अदालत है। जनता की अदालत में ना तारीख तय होता है, ना सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है और जनता ने फैसला कर दिया है। लालू जी को जनता जो है न्याय करने का काम करेगी। सीबीआई की कार्यशैली पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, करूंगा तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मामला सर्वोच्च न्यायालय का है, सम्मान से सर झुकाते हैं। ये कहते हुए कि उस व्यक्ति को रिम्स के ही डॉक्टरों से पूछ लीजिए कितने मेडिकल केयर की जरूरत है। लालू जी कोई मर्डरर तो नहीं, उनकी हेल्थ, उनकी एज देखते हुए भी उसको बेल मिलना चाहिए, पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कोर्ट क्या दोष नहीं मानता। राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते कि अगर नेता को फंसा दिया गया, अगर फंसा दिया गया हो तो बेल मिल जाता। उनको तो 27 साल की सजा है, कोई 2-4 साल की सजा थोड़ी है। अब तो 4 मामले में सजा हुई है। लोअर कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने बहाल रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने से इनकार कर दिया। राजनीतिक वार्तालाप करते हुए दिखाई दिए हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, जिन मैनुअल का भी विरोध है
उसकी एक प्रति आपके पास भी है, आप भी अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। और इस अवसर पर वो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया का हिस्सा भी बन करके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम फैसला दिया। जेल में रह करके भी वो सियासत कर रहे थे, लेकिन बेल के जरिए वो राजद के गिरते सेहत को संभालने की कोशिश करते, ये मंसूबा उन्होंने पाल रखा था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर काफ़ी गंभीरता के साथ विचार करते हुए अंततः उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया है। रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट रफाल मामले की दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियां खारिज करते हुए कहा कि लीक हुए दस्तावेज मान्य हैं, वैलिड हैं और उसकी जांच की जाएगी और रफाल से जुड़े जो कागजात आए हैं वो सुनवाई का हिस्सा होंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने रफाल डील को लेकर अखबार में छपी रिपोर्ट्स पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वो चोरी हुए दस्तावेज हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया है। ग्यारह अप्रैल से लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। कल पहले चरण के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 91 सीटों पर चुनाव होंगे और इस बीच चुनावी मैदान में जोर शोर से सियासी दलों का प्रचार अभियान भी चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कटिहार में रैली की। कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर के समर्थन में रैली के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन मैं मजे की बात करता हूं। 72,000 रुपए हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब जनता के खाते में दे सकता हूं। राहुल ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी की जनता के चौकीदार नहीं हैं, अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। राहुल ने कहा कि 15 मिनट रफाल पर मुझे बात करने दीजिए, मोदी जी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार का आपको जो बोलना है बोलो, मेरे साइड में खड़े हो जाओ और मुझे 15 मिनट दे दो आपके सामने राफेल की बात करने के लिए। 15 मिनट आप देख लेना भैया, नरेंद्र मोदी इस देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ थे। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो में प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे मौजूद रहे। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान रोड शो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मुंशीगंज से शुरू हुए रोड शो में सड़क किनारे कांग्रेस समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। महिलाएं घर से छज्जों से फूलों से बारिश कर रही थी। आपको बता दें कि कांग्रेस के गढ़ से गांधी का मुकाबला बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से है। राहुल गांधी चौथी बार अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीत चुके हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 11 अप्रैल को नामांकन करेंगी। अमेठी में 5वें चरण में 6 मई को मतदान होगा। तो राहुल गांधी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने अमेठी से पर्चा भरा। इससे पहले 4 अप्रैल को केरल की वायनाड सीट से नामांकन कर चुके हैं। दोनों तस्वीरें आप दोनों ही सीटों पर जब उन्होंने नामांकन किया उसकी देख रहे हैं। एक तरफ अमेठी में उन्होंने आज पर्चा भरा है और दूसरी ओर 4 अप्रैल को इससे पहले उन्होंने केरल की वायनाड सीट पर अपना नामांकन दाखिल किया। तो देखना होगा दोनों सीटों पर क्या नतीजे राहुल गांधी के लिए निकल कर आते हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी से नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और विधि विधान के साथ पूजा भी करेंगे। 25 अप्रैल को पीएम मोदी का वाराणसी से रोड शो भी प्रस्तावित है। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी बीएचयू से कचहरी गेट तक रोड शो करेंगे। 25 अप्रैल की शाम को पीएम गंगा आरती में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कल पहले चरण का 91 सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में बिहार की 4 सीटों पर भी वोटिंग होगी। बिहार में जिन सीटों पर
पहले राउंड में वोट डाले जाएंगे, उनमें जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा बल मतदान केंद्रों पर भेज दिए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। औरंगाबाद में गुरुवार को होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। डिस्पैच सेंटर से ईवीएम और चुनाव सामग्री के साथ मतदान कर्मियों की संबंधित बूथों पर रवानगी शुरू हो गई है। डीएम और एसपी खुद सिन्हा कॉलेज परिसर में बनाए गए डिस्पैच सेंटर पर मौजूद नजर आए। नक्सली प्रभाव वाले इस क्षेत्र को सुरक्षा के मद्देनजर 103 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसमें 18 जोन और 3 सुपर जोन बनाए गए हैं। अति संवेदनशील बूथों की पहचान करने के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में कल 1965 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 742 बूथ संवेदनशील जबकि 421 बूथ नक्सल प्रभावित हैं। करीब 17,37,000 मतदाता गुरुवार को अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से भयमुक्त होकर लोकतंत्र से महापर्व में भागीदारी की अपील की है। इसमें 1965 मतदान केंद्र है, क्योंकि गया का भी 3 है और यहाँ का तो 1965 है और कुल भवन 1587 है, जिस पर 1 या 2 बूथ या उससे ज़्यादा बूथ हैं। भवन 1587 हैं। दोनों जगह मिला के औरंगाबाद गया का ये मिला के औरंगाबाद 37 लोकसभा में 209 सेक्टर हैं। पीसीसीटी 726 हैं। क्लस्टर 123 हैं। और उधर गया में भी चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया है। 600 बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी के भी निर्देश दिए गए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए एयर सर्विलांस और एयर एम्बुलेंस के भी इंतजाम किए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से पुलिस के साथ ही भारी संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से एयर सर्विलांस किया जाएगा। आज सभी पेट्रोलिंग पार्टी और पुलिस बल को यहाँ से रवाना किया जा रहा है और उनके द्वारा ईवीएम्स को लेकर अपने अपने क्लस्टर पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। इसी के साथ संबंधित असेंबली सेगमेंट जो डिस्पर्सल सेंटर है, वहाँ से भी पोलिंग पार्टीज को हम लोग पार्टी रवाना करके क्लस्टर पॉइंट पर पहुँचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनेताओं का दल बदल लगातार चल रहा है। अब इस चुनावी दौर में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल, पूर्व विधान पार्षद राम बदन राय समेत 6 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनका आरोप है कि आरजेडी में अति पिछड़ों की अनदेखी हुई है। सामाजिक न्याय की असली पार्टी आरजेडी होने का भ्रम भी अब टूट गया है। वो सांसद मंगनीलाल मंडल ने कहा, पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल ने कहा कि जेडीयू ने 6 और बीजेपी ने 2 टिकट अति पिछड़ों को दिए हैं, लेकिन आरजेडी ने 1 ही सीट अति पिछड़े को दी है। 5 टिकट दिया है, 5 टिकट दिया है मुसलमानों को, 1 भी पसमानदा का नहीं दिया है। तो ये स्थिति है बनी हुई। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष के पद से, इसके बाद संसदीय बोर्ड के सदस्य के पद से, कोई माने नहीं है उसका, राष्ट्रीय कार्य समिति का मैं मेंबर था उसके पद से, और सबसे बढ़िया है कि प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा देने की घोषणा करता हूं। आज के तारीख में राजद जैसे सामाजिक न्याय के पार्टी में चपरासी बनने लायक भी अति पिछड़ों का हैसियत नहीं रहने दिया। ये महत्वपूर्ण बात है और दुख की बात है। दुखी हैं हम लोग, जो उम्मीद आरजेडी से नहीं था। सारण सीट के रण में अब लालू प्रसाद यादव भी कूद पड़े हैं। लालू प्रसाद यादव ने यहां से नामांकन का पर्चा भर दिया है और अब इस सीट पर वो चंद्रिका राय और राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देंगे। शौकिए नहीं, जी हां, ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि मढ़ौरा के रहने वाले उनके हम नाम हैं, जिन्होंने सारण सीट से निर्दलीय पर्चा भरा है। खुद को समाज सेवी बताने वाले लालू आम जनता की सेवा के लिए वार्ड चुनाव से लेकर विधानसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि अभी तक इन्हें कामयाबी नहीं मिली है। मेरा सोच है कि हम यहां से जीत कर जाए, देश का सेवा करें। मेरा प्रयास जारी है जब तक जीत नहीं हो सकती।
क्या लगता है नाम का फायदा आप उठाना चाहते हैं? नहीं, नाम का फायदा तो हम वार्ड से 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नाम का कोई फायदा उठाने कोई बात आपका नाम नहीं। लालू जी से मिलता जुलता है? मेरा नाम स्कूल पीरियड से भी लालू प्रसाद यादव है। पीएम मोदी की बायोपिक अब 11 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला करते हुए रिलीज पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक इस फिल्म पर रोक लगी रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी को रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली इस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता की चिंता का हल करने के लिए उचित संस्था निर्वाचन आयोग है, क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटकर आते हैं और खबरों के साथ।